हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परसेंटेज पार्ट नंबर 4। प्रतिशत भाग नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें अभ्यास प्रश्न का डिस्कशन होगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सेब की कीमत में कमी से एक व्यक्ति 1.25 रुपीज के बजाय 1 रुपीज में 3 सेब खरीद सकता है। तो कीमत में कमी का प्रतिशत क्या है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि पहले 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब खरीद रहा था, अब 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है। तो कीमत में कितनी कमी आई है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आइए सेब के मोल और कम कीमत की गणना करते हैं। 3 सेबों की मोल कीमत थी 1.25 रुपीज, इसलिए प्रत्येक सेब की मोल कीमत हो जाएगी 1.25 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना। 3 सेब के लिए कम कीमत 1 रुपया और प्रति सेब कम कीमत हो जाएगी 1/3 रुपीज। आइए मूल्य में प्रतिशत कमी का पता लगाएं। ठीक है ना। प्रति सेब कीमत में कमी 1.25/3 माइनस 1/3 और ये सॉल्व करके आएगा 0.25/3। प्रतिशत कमी बराबर कीमत में कमी डिवाइड बाई मूल कीमत गुना 100, यानी 0.25/3 और पूरे का डिवाइड 1.25/3 इंटू 100। 3 से 3 कटेगा, यानी कि 0.25 से 1.25 5 टाइम्स और 5 से 100 20 टाइम्स। तो आपका 20% यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। 20% यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपीस की वृद्धि हुई है, लेकिन उसे जो आय पर कर देना है वह 12% से घटकर 10% हो गया। अब वह पहले जितना ही कर चुकाता है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपीस में कितनी है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की प्रारंभिक वार्षिक आय x रुपए है। ठीक है ना। और प्रारंभिक कर प्रतिशत कितनी है 12%। अंतिम कर प्रतिशत कितनी है 10%। तो अंतिम वार्षिक आय बराबर x प्लस 1.2 लाख रुपीस। तो क्वेश्चन के अनुसार प्रारंभिक कर राशि बराबर अंतिम कर राशि। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जो कि x का 12% बराबर 10% ब्रैकेट में x प्लस 1.2। तो 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स प्लस 1.2। 100 से 100 जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये जाएगा आप लोगों का, देखिएगा सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा x बराबर 6। तो प्रारंभिक वार्षिक आय बराबर 6 लाख रुपए, अंतिम वार्षिक आय बराबर 6 प्लस 1.2 लाख रुपीज, यानी 7.2 लाख रुपीज के बराबर होगी। और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसे जो आय पर कर देना है वह 12% से घटकर 10% हो गया है। अब वह 10,000 रुपए अधिक आय कर देता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपीज में क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि प्रारंभिक वार्षिक आय x लाख रुपीज है और प्रारंभिक कर प्रतिशत 12% है और अंतिम कर परसेंट 10% है। ठीक है ना। तो अंतिम वार्षिक आय हो जाएगी x प्लस 5 लाख रुपए। अब क्वेश्चन के अनुसार सोल्व करेंगे। प्रारंभिक कर राशि बराबर अंतिम कर राशि, तो x का 12% बराबर x प्लस 5 का 10%। तो 12% 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स प्लस 5। 100 से 100 चला जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 2x बराबर 40, x बराबर 20 आ जाएगा। तो बढ़ी हुई आय बराबर x प्लस 5 लाख रुपीज, यानी 25 लाख रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यदि किसी आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 8% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो हमारे पास क्या है, एक आयत में प्रतिशत लंबाई में वृद्धि 12%, प्रतिशत चौड़ाई में कमी 8%। अब हमें क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव की गणना करनी है। तो क्रमिक सूत्र लगाएंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला। शुद्ध प्रभाव बराबर 1 प्लस 12/100, 12% बढ़ रही है और 8% कम हो रही है, 1 माइनस 8/100।
तो ये आ जाएगा 1 + 0.12 और 1 - 0.08। तो यानी कि 1.12 इंटू 0.92 और दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 1.0304। क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव आ जाएगा 3.04% बढ़ जाता है। 3.04% की वृद्धि होती है और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 17% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा, या आप लोगों को बता। ठीक है ना। तो नई भुजा की लंबाई हो जाएगी मूल भुजा की 83%, क्योंकि 17% कम कर दिया, 17%, यानी कि 100 - 17%, तब आप पे 83% निकल कर आया। तो नया क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2, यानी कि 0.83 का स्क्वायर, तो मूल क्षेत्रफल का 0.6889 हो जाएगा। क्षेत्रफल में कमी 1 - 0.6889 यानी कि आएगा 0.3111। प्रतिशत में कमी 0.3111 इंटू 100 यानी 31.11%। क्षेत्रफल लगभग 31.11% घट जाता है। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, हमारे पास क्या है, मूल किनारे की लंबाई x है, नए किनारे की लंबाई 1.1x है, मूल सतह का क्षेत्रफल 6x² है। तो नया सतह क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू 1.1x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 1.21x² यानी कि 7.26x² आएगा। प्रतिशत वृद्धि 7.26x² माइनस 6x² डिवाइड बाई 6x² इंटू 100 यानी कि 21% निकल कर आएगा। इसलिए सतह का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% बढ़ाई जाती है और आधार 45.45 बढ़ा दिया जाता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बढ़ा दी जा रही है, यानी कि 37.5% यानी कि 1.0.375 और आधार भी बढ़ा दिया जाता है, तो 1 + 0.4545 और माइनस का 1 है ना। तो इन दोनों को लिख दूंगा 1.375 इंटू 1.4545 माइनस 1, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 - 1 आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 बड़ा है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी, आप लोगों के यहाँ पे 100% निकल कर आएगी और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे समझते हैं, एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या बढ़ाई जाती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन में वृद्धि 119.7%, नया आयतन आ जाएगा 2.197 गुणा मूल क्षेत्रफल। तो नई त्रिज्या बटे पुरानी त्रिज्या का क्यूब इक्वल टू 2.197, नई त्रिज्या बटे पुरानी त्रिज्या इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2.197 यानी कि 1.30 निकल कर आएगा। त्रिज्या में वृद्धि बराबर 30%, सतह का क्षेत्रफल 4πr², नया सतह क्षेत्रफल आएगा 4π इंटू 1.30 r का होल स्क्वायर, तो मूल क्षेत्रफल का 1.69 गुना होगा। सतह क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 69%, इसलिए कुल सतह क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि किसी बेलन की लंबाई 15% बढ़ा दी जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो उसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, आप लोगों को बताना। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कर सरफेस एरिया यानी कि क्या होता है 2πr/h, नई ऊंचाई 1.15 r, नई त्रिज्या ये यहाँ पे h आएगा। ठीक है ना। तो नई त्रिज्या 0.9 r होगी, तो नया वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2π इंटू 0.9 r इंटू 1.15h इक्वल टू ये आ जाएगा आप लोगों का 2.07 πr/h। तो मूल वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होगा,
प्रतिशत परिवर्तन 2.07 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच गुणा 100, यानी कि पाई आर एच ऊपर से भी कॉमन ले लूंगा, नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2.07 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 100, यानी कि 3.5%। वर्ग प्रतिशत क्षेत्रफल 3.5% बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। माना कि मूल त्रिज्या स्मॉल आर है, ऊंचाई एच है। नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी आप लोगों की? 25% बढ़ा दी गई, 1.25 आर हो जाएगी। माना नई ऊंचाई स्मॉल एक्स है, तो मूल आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। नया आयतन पाई इंटू 1.25 आर का होल स्क्वायर इंटू एक्स। समान आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई इंटू 1.25 आर का होल स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि एच बराबर 1.5625 एक्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी एच एक्स इक्वल टू एच अपॉन 1.5625, यानी कि 0.64 एच आएगा। ऊंचाई में कमी 1 माइनस 0.64 इंटू 100%, यानी कि 36%। इसलिए समान आयतन बनाए रखने के लिए ऊंचाई को 36% कम करना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कह दोगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक छात्र ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। यदि उसे कुल 46% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे भाषा के पेपर में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, ये आपको बताना है। देखिएगा, हमारे पास क्या है? कुल अधिकतम अंक बराबर 300 प्लस 200, टोटल है 500। विज्ञान में प्राप्त अंक 300 का 32%, यानी कि 96 आ गया। और कुल अंक प्राप्त कितने करे? 46%, यानी कि 500 का 46%, जो कि 230 आ गया। भाषा के पेपर में प्राप्त अंक 230 में से 96 जाएगा तो 134 आएगा। तो भाषा के पेपर में प्रतिशत इक्वल टू भाषा के पेपर में प्राप्त अंक डिवाइड बाई भाषा के पेपर में कुल अंक गुणा 100। तो 134 डिवाइड बाई 200 गुणा 100, यानी 67% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे समझिएगा। एक छात्रा को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। उसके फ्रेंच अंक क्या है आपको बताना है। मान ले कि जर्मन में प्राप्त अंक कितने? स्मॉल एक्स है, और फ्रेंच में प्राप्त अंक कितने? x प्लस 22 है। तो प्रश्न के अनुसार जर्मन में प्राप्त अंक बराबर 28%, जो कि फ्रेंच और जर्मन अंकों का योग है। तो x इक्वल टू 28 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 22, यानी x इक्वल टू 7/25 इंटू 2x प्लस 22। तो यहाँ से आएगा 25x इक्वल टू 14x प्लस 154। तो यहाँ से आप लोग आ जाएगा 11x बराबर 154, तो x बराबर है 154/11, यानी कि 14। तो फ्रेंच में प्राप्त अंक x प्लस 22, यानी कि 36 अंक यहाँ पर निकल कर आएंगे और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होंगे। उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है आपको बताना है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत 25%। प्रश्न के अनुसार उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? 47 प्लस 43। अधिकतम अंकों का 25% इक्वल टू 90 है। तो 1/4 इंटू अधिकतम अंक इक्वल टू 90 है, तो अधिकतम अंक आ जाएंगे 90 इंटू 4, यानी कि 360 अंक आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 40% अंक मिले और उसने आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा के लिए अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या थे आपको बताना है।
मान लीजिए कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक x है, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार x का 30% प्लस 25 इक्वल टू x का 40% माइनस 25%, किसका x का 30% प्लस 25 का। तो 3/10x प्लस 25 इक्वल टू 2/5x माइनस 1/4 इंटू 3x/10 प्लस 25। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 5/4 इंटू 3x/10 प्लस 25 इक्वल टू 2x/5। तो x बराबर 1250 आएगा। अधिकतम उत्तीर्ण अंक x का 30% प्लस 25, 1250 का 30% 375 और 25 जोड़ दूंगा यानी कि 400 आपका निकल कर आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक उम्मीदवार एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और एक अंक से असफल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो x% अंक प्राप्त करता है उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से अधिक b अंक मिलते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है आपको बताना है। देखते कि माना कि अधिकतम अंक p है, हम लोग p मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार p का x% मिल रहा है और a अंक से फेल हो गया। अगर इसमें a जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। अब p में से अगर b ज्यादा मिल रही है, अगर b घटा दूं, है ना, तो यहाँ पे निकल कर आएगा p का, इस बात को ऐसे लिखना कि p का y%, ठीक है ना, और माइनस कर देना b नंबर, यानी कि टोटल का y% मिल रहे और b नंबर ज्यादा मिल रहे, तो ज्यादा को घटाऊंगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे x/100 इंटू p प्लस a इक्वल टू y/100 इंटू p माइनस b, है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस y/100 इंटू p इक्वल टू माइनस a प्लस b, तो यानी कि p इक्वल टू 100 इंटू a प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स, और यही आप लोगों के अधिकतम अंक हो गए और ये p की वैल्यू निकल कर आई है 100 इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। 100 इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, यानी कि c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक परीक्षा में a को b से 25% अधिक अंक मिले, b को c से 10% कम अंक मिले तथा c को d से 25% अधिक अंक मिले। यदि d को 500 में से 320 अंक मिले तो a के द्वारा प्राप्त अंक क्या थे। देखिएगा हमारे पास है a को कितने मिले हैं, b से 25% अधिक, यानी कि a इक्वल टू b प्लस b का 25%, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1.25 b इक्वेशन नंबर 1। और b को मिले हैं c से 10% कम, तो b इक्वल टू c माइनस 10% ऑफ c, यानी कि b इक्वल टू 0.96 इक्वेशन सेकंड। c को मिले है d का 25% प्लस d, तो यानी कि c इक्वल टू 1.25 d आएगा। अब इक्वेशन सेकंड का प्रयोग करके b अपॉन 0.9 इक्वल टू 1.25 d, तो d बराबर b अपॉन 1.25 इंटू 0.9, तो d बराबर कैपिटल ए डिवाइड बाई 1.25 इंटू 1.25 इंटू 0.9। इक्वेशन थर्ड का उपयोग करके हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया b की वैल्यू a की फॉर्म में। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, 320 गुणा 1.25 गुणा 1.25 गुणा 0.9 इक्वल टू a, यानी कि a बराबर यहाँ पर 450 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। ए ने एक पेपर में 72% अंक प्राप्त किए जिसमें अधिकतम अंक 900 है, और दूसरे पेपर में 80% अंक प्राप्त किए जिसमें अधिकतम अंक 700 है। यदि परिणाम दो पेपरों के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। दोनों पेपरों में ए के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर है 900 का 72% प्लस 700 का 80%, यानी कि 1208 आ गया। कुल अधिकतम अंक 900 प्लस 700 यानी कि 1600 आ गया। संयुक्त प्रतिशत आ गया 1208 बटे 1600 गुणा 100, यानी कि आ गया 75.5%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक कक्षा में 5 सेक्शन है जिनमें क्रम से 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं।
इन सेक्शन का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रम से 20%, 30%, 35%, 40% और 100% है। पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? ठीक है ना। अब देखिएगा, एक परीक्षा में यदि एक कक्षा में n सेक्शन है जिन्हें क्रम से x1, x2, x3 और xn छात्र हैं, इन अनुभागों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रम से P1, P2, P3 और Pn है। तो इसलिए पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस डॉट 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 Pn xn अपॉन x1 प्लस x2 x3 डॉट 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 xn% होगा। हमारे पास स्टूडेंट्स x1 बराबर 25, x2 बराबर 30, x3 बराबर 40, x4 बराबर 45, x5 बराबर 60 और परसेंटेज क्या है? P1 20 है, P2 30, P3 35, P4 40 और P5 100। तो पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत जब यहाँ पर निकालेंगे तो फॉर्मूले लगा देंगे P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस P5 x5 तक है यहाँ पर और डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5%। वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे तो 20 गुणा 25 प्लस 30 गुणा 30 प्लस 40 गुणा 35 प्लस 40 गुणा 45 प्लस 60 गुणा 100 बटे 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 60%, दैट मीन्स इज इक्वल टू 53% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो स्कूली छात्रों का कितना प्रतिशत है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? चलिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। एक परीक्षा में B4 यानी कि लड़के, G4 लड़कियों ने भाग लिया। X% लड़के और Y% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो कुल मिलाकर परसेंटेज हो जाएगा B इंटू एक्स प्लस जी इंटू वाई अपॉन बी प्लस जी%। तो प्रश्न के अनुसार देखिएगा B अपॉन जी इक्वल टू 8/12, ये रेशो दे रखा है, जिसको 2/3 कह दूंगा, यानी कि इसको 2P अपॉन 3P मैंने कह दिया। लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही 50%, लड़कियों को 25%, तो x बराबर 50%, y बराबर 25%। छात्रवृत्ति पाने वाले स्कूली छात्रों की प्रतिशत संख्या बराबर 2P इंटू 50 प्लस 3P इंटू 25 बटे 2P प्लस 3P, तो सोल्व कर गया है 35%। जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो 100 में से 35% को माइनस करूंगा तो 65% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आकाश ने गणित में 116 अंक प्राप्त किए। उसने रीजनिंग में 62% अंक और अंग्रेजी में x अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे। तीनों विषय में आकाश के द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत 68 था। उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए? देखिएगा हमारे पास क्या क्या है गिवन, वो देख लेते हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150, गणित में प्राप्त अंक 116, तो गणित में अंकों का प्रतिशत आएगा 116/150 गुणा 100, यानी कि 116/3%। रीजनिंग में अंकों का प्रतिशत आएगा कितना? 62% गिवन है और अंग्रेजी में अंकों का प्रतिशत x अंक है, यानी कि x% आएगा। अब देखिए, अब तीनों विषय में कुल मिलाकर अंकों का प्रतिशत 68% है। गणित में 116 कर 116 प्लस 150 का 62% प्लस 150 का x% अपॉन 450 इक्वल टू 68/100। सॉल्व करेंगे 116 प्लस 93 प्लस 3x/2 इक्वल टू 68/100 गुणा 450, तो 209 प्लस 3x/2 इक्वल टू 306, तो x बराबर 64 2/3%। अंग्रेजी में प्राप्त अंक 150 का x%, 150 का x कितना है? 64 से 2/3%, यानी कि 97। तो 97 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या 9:7 के अनुपात में थी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 के अनुपात में था। यदि 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमारे पास क्या है, परीक्षा में उपस्थित लड़कों की संख्या डिवाइड बाई परीक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या, लड़कियों की आएगा, लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। कितना है? 9/7 और ये निकल कर आएगा 9x अपॉन 7x।
तो पास होने वाले लड़कों की संख्या डिवाइड बाई पास होने वाली लड़कियों की संख्या इक्वल टू 3/2। ठीक है, 3/2 ये रेशियो आप लोगों को गिवन है, इक्वल टू 3y/2 है। तो प्रश्न के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्याओं का प्रतिशत कितना है? 60%। तो 2y/7x इंटू 100 इक्वल टू 60, y/x इक्वल टू, ये आप लोगों का निकल कर आएगा आपका 2.1। प्रतिशत उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 3y/9x इंटू 100%। तो 1/3 इंटू y/x इंटू 100, 1/3 y/x 2.1 है इंटू 100, 3 से 2.1 यानी कि 0.7 टाइम्स जाएगा, 0.7 इंटू 100 यानी कि 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। एक निर्वाचन क्षेत्रफल में एक निर्वाचन क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है और शेष महिलाएं है। यदि 40% पुरुष निरक्षर है और 40% महिलाएं साक्षर है, तो साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। माना मतदाताओं की कुल संख्या x है और पुरुष मतदाताओं की संख्या x का 55% यानी कि 11x/20 है। महिला मतदाताओं की संख्या 9x/20 है। निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? 40% का 11/20x यानी कि 11/50x। साक्षर महिला मतदाताओं की संख्या 9/20x का 40% यानी कि 9/50x। साक्षर पुरुष मतदाताओं की संख्या 11/20x माइनस 11/50x, ये आ जाएगा 33x/100। निरक्षर महिला मतदाताओं की संख्या 9/20x माइनस 9/50x इक्वल टू 27/100x। आवश्यक प्रतिशत 33x/100 माइनस 27x/100 और पूरे का डिवाइड बाई 27/100x इंटू 100, 6/27 इंटू 100 यानी कि 22 सही 2/9% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल। एक निश्चित गांव की वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं विवाहित है। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं करता है और इसके विपरीत कुल वयस्क आबादी का अविवाहित प्रतिशत कितना है? देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है और इसके विपरीत क्या है कि स्त्री भी एक ही पुरुष से विवाह करती है। विवाहित पुरुषों की संख्या इक्वल टू विवाहित महिलाओं की संख्या बराबर होगी, क्योंकि दोनों एक एक शादी कर रहे हैं एक एक स्त्री से। पुरुष भी एक ही महिला से कर रहा है और महिला भी एक ही पुरुष से कर रहा, तो यानी कि जितनी पुरुषों की संख्या होगी उतनी महिलाओं की संख्या होगी विवाहित पुरुषों की। ठीक है ना, विवाहित पुरुषों की संख्या इक्वल टू विवाहित महिलाओं की संख्या एक दूसरे के बराबर होगी। तो M फॉर मैन, मैन का 42% इक्वल टू W फॉर वुमेन, महिला का 24% एक दूसरे के बराबर है। M/W बराबर 24/42 बराबर 12/21 बराबर 4/7 यानी कि 4x/7x। तो कुल पुरुष 4x है, कुल महिलाएं 7x है, तो कुल पुरुष प्लस महिलाएं 11x है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अविवाहित। अविवाहित पुरुष कितने? 4 गुना 58/100 इंटू x यानी 2.32x। अविवाहित महिलाएं 7 गुना 76/100x यानी कि 5.32x। कुल अविवाहित जनसंख्या 7.64x। अविवाहित वयस्कों का प्रतिशत 7.64x/11x गुना 100 यानी कि 69.45% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।